अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यू आर वाचिंग जीत की सोच में हूं हसैन लियाकत। आज 2023 के वर्ल्ड कप के चैंपियन का फैसला हो चुका है। पूरा इंडिया ये चाहता था कि उनकी टीम चैंपियन बने। बड़े बड़े पंडित, जर्नलिस्ट ये कहते हुए हमें नजर आए कि वही शायद चैंपियन होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर बताया कि नॉकआउट गेम किस तरह खेलते हैं और नॉकआउट में किस तरह परफॉर्म करते हैं। और आज ऑस्ट्रेलिया छठी दफा चैंपियन बनने में कामयाब हुआ। इंडिया के पास ये मौका था कि वो तीसरी दफा चैंपियन बनता, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला और उन्होंने ये मौका ग्रैब किया और एक दफा फिर बताया कि वो किस तरह नॉकआउट गेम्स खेलती हैं। अगर इंडिया की तारीख की बात की जाए तो 2013 के बाद अभी तक वो कोई भी बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सके, आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत सके। 2014 के T20 सेमीफाइनल में उनको शिकस्त हुई। 2015 वर्ल्ड कप का ओडीआई का सेमीफाइनल था, उसमें उनको शिकस्त हुई। 2016 T20 सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, लेकिन वहां पे भी शिकस्त हुई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से शिकस्त हुई। 2019 के सेमीफाइनल में एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2021 की फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप में उनको शिकस्त हुई। 2021 के सुपर 12 मरहले से T20 से वो बाहर हुए थे और 2022 T20 सेमीफाइनल में शिकस्त, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शिकस्त। उसके बाद इंडिया को शिकस्त हुई है 2023 के वर्ल्ड कप में। और इतने भारी भरकम खिलाड़ियों के साथ एक तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सुपरस्टार टीम थी, सुपरस्टार परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन जो ही उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ, उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आया, उन्होंने उस तरह रन्स नहीं बनाए। आज देखा एक पार्टनरशिप लगी थी केएल राहुल और विराट कोहली के दरमियान, लेकिन उस पार्टनरशिप में सिर्फ 2 चौके लगे हैं और तकरीबन वो 15 से 16 ओवर्स तक विकेट पे मौजूद रहे और उसके बाद प्रेशर सस्टेन ना कर पाए। विराट कोहली भी आउट, फिर केएल राहुल आउट, सूर्या कुमार यादव कुछ नहीं कर सके, रविंद्र जडेजा कुछ नहीं कर सके और पूरी की पूरी इंडिया टीम 240 रन बना सकी। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बहुत ही आसानी के साथ चेज किया। एक लम्हे ये लग रहा था जब ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे कि ऑस्ट्रेलिया शायद स्ट्रगल करेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट किया। एक खिलाड़ी उनकी तरफ से एग्रेसर का रोल प्ले करता रहा जो कि ट्रेविस हेड थे और लेबुशाइन ने वहां पर वही रोल प्ले किया जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में कमिंस ने किया था। लेकिन लेबुशाइन इज अ गुड प्लेयर, एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उन्होंने साथ साथ रन्स भी बनाए और एक वाइटल रोल प्ले किया ऑस्ट्रेलिया की जीत में। इस तमाम तर मैच के ऊपर और आज की ट्रांसमिशन इस ट्रांसमिशन का हमारा आखिरी दिन है, तो इसमें हमें ज्वाइन किया है हमारे जो रेगुलर पैनलिस्ट हैं। आपने तकरीबन इन दोनों को और साथ हसन रजा साहब को तो पूरे 1.5 महीना देखा, इनको भी तकरीबन 20-20, 25-25 दिन आप हमारे साथ देखते रहे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाकिर वाइस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जवाद ज़ियारत साहब, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और हसन रजा साहब जी आज स्टूडियो में नहीं आ सके, वो एक एक्सीडेंट हो चुका था उनका और उनके मुंह में कुछ चोटें आई हैं, लेकिन वो हमारे साथ बात करने के लिए ज़रूर मौजूद हैं। टेलीफोन कॉल पे हमें ज्वाइन करेंगे हसन रजा साहब। और हसन भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। पहले मैं स्टूडियो से स्टार्ट करता हूँ। शाकिर, व्हाट अ फैंटास्टिक विन वंस अगेन फॉर ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया, मैं कहूँगा कि दे आर कॉल्ड माइटी ऑसिस फॉर द राइट रीज़न। उन्होंने बताया है कि वो एक चैम्पियन टीम है और ख़ास करके नॉकआउट में उनसे बेहतर मास्टर हैं सिचुएशन के। 6 वर्ल्ड कप एक ही फॉर्मेट में जीतना ये कोई मजाक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया अगर ना होता और जिस फॉर्म में लग रही थी इंडियन टीम, अपने मैनिपुलेशन अपनी जगह, पिच फिक्सिंग कह लें, दीगर मामला, टॉस के हवाले से कंट्रोवर्सीज, बाकी सारी चीज़ें ठीक, लेकिन अगर ये ऑस्ट्रेलिया इनके सामने ना होती तो ये इनको शायद ही कोई रोक सकता है इस ट्रॉफी से, क्योंकि लीग मैचेस में अनबीटन आ रहे थे। लेकिन मैं ये भी कह रहा भी यारफ साहब से बात कर रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में भी इंडिया को टक्कर जाता तो उसने नहीं आना था फाइनल में। तो ये उनकी खुशकिस्मती थी कि सेमीफाइनल उनके साथ नहीं आया। फाइनल में दे प्लेड लाइक अ चैंपियन। मुझे लगा जैसे टॉस पे भी जब रोहित ने कहा कि शायद हम टॉस जीत जाते तो हम भी यही करते, तो वो उसने एक दैट वाज ब्लफ, मतलब वो एक तरह का उसकी जो जुबान है उसके एक्सप्रेशन का साथ नहीं दे रही थी। सिर्फ ड्रेसिंग रूम में और जो इतना बड़ा क्राउड, 1.5 लाख लोग आए हुए थे, 1.5 अरब लोग टीवी पे देख रहे, तो उन्हें एक मैसेज देना कि चलो वो कम अज़ कम मैच के साथ जुड़े हैं, वरना टॉस पे ही कुछ लग रहा था कि इंडिया के साथ बुरा हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने आज साबित किया है कि दे आर द बेस्ट, और वो बेस्ट इसलिए हैं कि उनका जो सिस्टम है क्रिकेट का वो उनको बेस्ट बनाता है। पहले 2 मैच एक टीम हार जाती है, वर्ल्ड कप का आगाज़ इतना बुरा, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, जो है ना टीम अप किया उन्होंने, दोबारा से एक नए प्लान के साथ आए और फिर ट्रॉफी लेकर चले गए। तो ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम ही कर सकती है। हैट्स ऑफ टू देम। और बाकी ऑस्ट्रेलिया माइटी अगर उनके साथ लगता है ना, तो वो रीज़न समझ आ रहा है कि 6 वर्ल्ड कप जीतना एक ही फॉर्मेट में, और
आज क्योंकि दोनों तरफ कैप्टन्स का भी मैं अगर मुकाबला ये था कि बड़ा कूल काम कंपोज पैट कमिन और शर्मा आज थोड़े से जो है वो, जब आप 240 चेस करने के लिए डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती का आंसर था, लग रहा था कि ज़बरदस्ती स्माइल दे रहा है, उसके अंदर स्माइल नहीं आया तो थोड़ा सा वो उसी वक्त अपने शोल्डर डाउन कर चुका था। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा देखें, क्रिकेट है, नॉकआउट मरले का फाइनल, आप इतना बड़ा इवेंट, क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच आप खेल रहे हैं और आप अपनी जो है वो आखिरी बॉल तक लड़ने के बजाय पहले हिम्मत हार जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम आपको नहीं छोड़ती। और आज जिस तरह हेड जो है वो हेडेक बने रहे इंडिया के लिए मैं समझता हूँ, और एक हेड मास्टर क्लास थी उनकी, कमाल की बारी लगाई उन्होंने, और फिर लबुशान ने जिस तरह उनका साथ दिया, ये वो क्लास है। देखें, कहते हैं कि आपको अग्रेसिव जाना है, आपको अटैक करना है, लेकिन अटैक का मतलब ये नहीं होता कि आके इधर उधर इधर शुरू हो जाएं। अटैक का मतलब है अपने प्लान के साथ आपने टीम को अटैक करना है, अपोनेंट को, और वो प्लान, वो अटैक नज़र आया। और जिस तरह से बड़ा ही आराम के साथ, आसानी के साथ, ठीक है टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन नॉकआउट मरले के फाइनल में ये बड़ा ही होता है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही थी इंडियन बॉलिंग, और जिन्होंने दी भी अटैक शुरू में आके जिस तरह उन्होंने विकेट्स ले ली, उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की हेड ने, हेड्स ऑफ टू हिम एज वेल। और अनलकी रहा कि वो विनिंग शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया, वरना वो जिता के जाता तो शायद उसको ज़्यादा खुशी होती। जवाद, एक जगह में पढ़ रहा था अभी, क्योंकि बड़ी तनकीद चल रही है और हमारा बेसिकली मुकाबला तो इंडिया के साथ होता है कि पाकिस्तान 5 मैच हार के बाहर हुआ और इंडिया 1 मैच हार के बाहर हो गया। ये हुआ क्या इंडिया के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया फॉर प्लेइंग अ वंडरफुल गेम ऑफ क्रिकेट टुडे। फ्रॉम द ऑफसेट ना, वो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा इन कंट्रोल लगे, कमांड में लगे। शाकिर भाई ने राइटली कहा कि जब टॉस ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया ना, तो मेरे ख्याल में मैच भी कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऑलरेडी चला गया था। डोंट फॉरगेट दिस वाज अनदर पिच, जो कि पहला मैच जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का खेला था आपस में, ये तकरीबन सिमिलर पिच था। आज के पिच में सिर्फ 240 रन बनने की वजह सिर्फ ये थी कि रोहित शर्मा का जो वो क्विक फायर 40 ऊपर लगा ना, वो स्कोर को 200 से 240 चला गया। वरना ये एग्जैक्ट रेप्लिका था उस पहले मैच का, उसमें भी 200 रन बने थे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया था और इंडिया ने शुरू में स्ट्रगल किया और फिर चेस डाउन कर लिया। तो इट वाज बेसिकली एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दैट मैच, बार दैट 40 रन जो रोहित शर्मा ने शुरू में कर दिए। देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ बैड मैच इन यू। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बैड मैच है तो बेहतर है कि वो आपका राउंड में आ जाए, तो ज़्यादा आसान, मतलब ज़्यादा बेहतर रहता है टीम्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का वो बैड मैच जो है ना, बिल्कुल राइट एट द एंड आया है। बहुत सारा उनकी बैटिंग में कुछ थोड़ा सा फ्लॉज, मुझे इसलिए कहूँगा क्योंकि 180 रन किए आपने पहले 10 ओवरों में, वहाँ से लेके अगले 30 ओवर का जो पावर प्ले था उसमें आपने 117 रन किए, 3 विकेट गिरी। आई अंडरस्टैंड कि विकेट थोड़ा सा स्लो था, लो भी रह रहा था, टर्न भी ले रहा था, लेकिन ये किसी भी सूरत ना अगेन 30 ओवरों में 117 वाला विकेट नहीं था। तो इंडिया ने वो जो बीच में पैच खेला है ना, केएल राहुल और रोहित शर्मा, वो मुझे लग रहा है केएल राहुल और विराट कोहली, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा पैच ना इंडिया को लेके बैठ गया, क्योंकि इंडिया 40 ओवर के एंड पे वहाँ पहुँच ही नहीं पाया जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए था, प्रॉब्ली 200 प्लस। तो वो थोड़ा सा उनको लेके बैठ गया। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया, जिस कमाल मेंटल स्ट्रेंथ उस टीम की है, उसको सल्यूट करना पड़ेगा। बट हियर इज़ वन मोर थिंग, ऑस्ट्रेलिया में ना कोई भी आप उठा के ना आज के मैच में, यस ट्रेविस हेड ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, लबुशेन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट। स्टार्क, कमिंस, उसके बाद हेजलवुड, उसके बाद जैम्पा टू सम एक्सटेंट, देन हेड, देन लबुशेन। तो इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट। जो फाइनल्स हैं, जो बड़ी टीम्स जो फाइनल्स जीतती हैं ना, वो कभी भी मोस्टली इंडिविजुअल की बेसिस पे जीतती नहीं है। दैट आस्क फॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। और जो सबसे बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया के टर्न अराउंड की, पहले 2 मैचों में देयर फील्डिंग वाज एक्चुअली वेरी वेरी पुअर। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में थोड़ा सा वो डगमगा गए थे, लेकिन उसके बाद से जिस तरह उन्होंने अपनी फील्डिंग को अप किया है ना, ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग अनबीटेबल। एंड मुझे भी यही फीलिंग आ रही थी, लाइक अ लॉट ऑफ द पीपल, कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कहीं भी मिलेगा ना फाइनल में, तो आई बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया विल नेवर लेट देम पास, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे। ठीक, अब चलते हैं जी। हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद है हसन रजा साहब। हसन भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, और आज कोई इंजरी की वजह से आप आखिरी शो ज्वाइन नहीं कर सके, और इसके बाद आज के मैच के हवाले से बताइएगा कि आज के मैच में जो कल आपने प्रेडिक्शन की थी, समी भाई भी यहाँ पे मौजूद थे, कि आपके प्रेडिक्शन के मुताबिक इंडिया ने जीतना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं जीत सका और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर 6ठी दफ़ा चैंपियन बनने में कामयाब हुआ। जो हम वर्ल्ड कप में यही बात कर रहे थे कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी। टीम कॉम्पिटिशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड कप देखें। कैप्टनसी पे अगर बात करें, बांग्लादेश के कैप्टन, न्यूजीलैंड के कैप्टन, सब ने अपने अपने जोर दिखाए, मगर जो कैप्टनसी होती है, वो जो इम्पोर्टेंस है, वो थी पैट कमिंस थी।
थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जिस तरह से मैच 2 हारे हुए थे स्टार्टिंग में, हमें लग नहीं रहा था कि ये ऐसी टीम जो है ऊपर के सामने आएगी, मगर एक चीज जो है उसमें फायदा होता है टीमों को, कैप्टन्स को, कि जब वो हारते हैं तो उनको अपना जो स्ट्रेंथ होती है वो पता लग जाती है। आपको डगआउट में कौन से प्लेयर बैठेंगे, किसको खिलाना है, किसको बिठाना है, टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसी कॉम्बिनेशन से जब हम हारे हैं तो वहां से पैट कमिंस को पता लगा कि मुझे कौन सा प्लेयर कहाँ तक राउंड के मैचेस में लेके जाएगा और कहाँ मैं किससे फाइनल मैच में परफॉर्मेंस करवाऊंगा। तो कैप्टन का भी एक आर्ट होता है कैप्टनसी का परफॉर्मेंस करवाना किस प्लेयर से, और वो थे ट्रेवर हेड। जिस तरह से उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली एक फाइनल मैच में, मेरे ख्याल में तीसरे प्लेयर हो गए। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग भी थे, उन्होंने जो है वो सेंचुरी की फाइनल में, और फिर ये एक प्लेयर थे ट्रेवर हेड जिन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली एक किसी भी वर्ल्ड क्लास मैच में, और जहां पर 1 लाख से ज्यादा क्राउड हो और वहां पर लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि 47 में 3 विकेट्स गिर गई हैं। जिस तरह से वो मैच में लेके चले, स्मिथ आउट हुए, उसके बाद जब ओपनर्स वार्नर आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि बैक टू बैक बुमराह जो है दोबारा अटैक करेंगे या शामी दोबारा अटैक करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स पे। मगर जब ट्रेवर हेड आए तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, और यही क्वालिटी होती है कि हम जब भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इन टीमों के खिलाफ खेले हैं तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अगर 9 मैचेस सबके हुए थे, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और सीखने का अमल ये होता है कि आज फील्डिंग जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आई है, मेरे ख्याल में थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अगर आप देखें ये लगी नहीं रही इनको, मजीद अगर 4 मैच और भी आगे खिला दें तो ये उसी तरह से खेलेंगे ऑस्ट्रेलियंस। तो ये इनका ग्रास रूट लेवल होता है और ये इनका मेंटल फिटनेस होती है, और स्ट्रांगनेस इनकी ये होती है कि आप हारे या जीते, मगर ग्राउंड में जो है स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। आउटस्टैंडिंग ट्रेवर हेड ने इनिंग्स खेली, उनकी इनिंग्स में जो है 15 चौके थे आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद 4 छक्के उन्होंने लगाए, 120 बॉलें खेली और 137 रन किए। तो ये वो क्लास बैटिंग है जो एक बड़ा प्लेयर खेलता है, और उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वर्ल्ड कप के ऐसे फाइनल्स में मैं कभी भी अच्छी इनिंग्स खेल सकता हूँ, अपनी टीम को लिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक, शाकिर ये बताइएगा कि आज अगर इंडिया की नाकामी की वजह देखी जाए तो क्या वो जहाँ पे टॉस हारे हैं वहीं से उनकी नाकामी स्टार्ट हुई, या फिर मुझे तो वो लगता है कि अगर आप एक ओवर में मैक्सवेल को 4 रन और छक्का लगा चुके हैं रोहित शर्मा, तो जो शॉट उन्होंने खेला बेसिकली वहाँ से रिवर्स लगा इंडिया का। मुझे लगा रोहित शर्मा शायद थोड़ा सा मिस रीड करके विकेट को शायद वही 350-400 वाली समझ बैठे, और अटैक तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। मतलब आपको 9-9.5 ओवर्स में आप लगभग 75-80 रन कर चुके हैं और आप विकेट भी नहीं दी आपने। तो वो जब अटैक आप कर चुके थे, आप एक अच्छा मोमेंटम पकड़ चुके थे, तो वनडे क्रिकेट में आपको अपने पावर प्ले और फिर आगे की स्ट्रैटेजी को प्लान करना होता है। आप उसी फ्लो में चलते जाएंगे तो फिर दूसरी टीम भी प्रोफेशनल है, उन्होंने प्लान करके आपको आउट कर दिया। लेकिन वो जो कैच था वो भी टर्निंग पॉइंट था, वो कोई आसान कैच नहीं, हेड ने अनबिलीवेबल कैच किया ओवर द हेड, वो भी एक जो है ना मैच का टर्निंग पॉइंट बना। उसके बाद आने वाले जो बैटर हैं वो प्लान नहीं कर सके। मतलब रोज कोहली विकेट पे खेल रहा हो और आप 60-60 या 70-70 ओवर्स के 2 पैचेस आ जाएं ऐसे कि आप बाउंड्री ना लगा सकें, वो एक ऐसा पैच था जहां पर इंडिया अपनी इनिंग्स को उस तरह से बिल्ड नहीं कर सका, और ज्यादा शायद प्रेशर ले गया या ये लगा उनको कि यार क्रेडिट हमें ऑस्ट्रेलिया को भी देना चाहिए। नहीं, क्रेडिट तो देना चाहिए, लेकिन 40 से 50 रन आज भी उन्होंने फील्डिंग में बचाए। यस, लेकिन व्हेन कोहली इज बैटिंग, कोहली अगर खड़ा है तो फिर वो बाउंड्रीज ना लगें उससे, और वो जिस तरह का देखिए टॉप रन गेटर इन दिस टूर्नामेंट, और इसके बावजूद वो क्रेडिट जरूर हम ऑस्ट्रेलिया को देंगे, लेकिन अपना गेम प्लान भी इंडिया का को वीक नजर आया मुझे। या तो फिर यार बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हमने यार इस टूर्नामेंट में किसी से नहीं आ रहे तो हम ले जाएंगे मैच। मुझे लगा कि अब इतना अच्छा स्टार्ट आपको पावर प्ले में मिल गया, उसके बाद आप अपने आप को वो एक गेम प्लान वो नहीं ला सके कि जिसके तहत आप लेके चलते। 40 ओवर में आप यूं करते कि तकरीबन कम से कम आप इसको लगभग 200 तक आपका टारगेट होता, फिर आखिरी 10 ओवर में आप विकेटें बचा के रखते तो आप अटैक करते। आपके आखिरी 10 ओवर में कोई खास उस तरह से नहीं बन सके। तो ये वो गेम प्लान था जहाँ नाकामी, कमजोरी या आप इंडिया किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया से पीछे नजर आया, जहां से वो मैच हारे। ठीक हो गया, यहाँ पर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, फिर बात करेंगे। पिचेस भी अपनी, वेदर भी अपना, मामलात भी अपने, स्टेडियम भी अपना, क्राउड भी अपना, तो इंडिया फिर भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका। स्टे विद अस, बैक टू शो। और अब हम बात करेंगे जवाब से कि पिचेस भी अपनी और कंडीशंस भी अपनी, ग्राउंड भी अपना और क्राउड भी अपना। अपने ग्राउंड में तकरीबन उनके अहमदाबाद के ग्राउंड की अगर बात की जाए तो 1,30,000 बंदों की बैठने की जगह और लगभग 1,20-1,25 वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, लाखों का मजमा था। और जो इंडिया चौके छक्के लगाता था, क्राउड उसको सेलिब्रेट करता था।
जो ही दूसरी टीम आउट करती थी या फिर दूसरी टीम चौके छक्के लगाती थी तो पेन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और हमने एक लम्हे पे देखा भी जब 3 खिलाड़ी आउट थे ऑस्ट्रेलिया के कि विराट कोहली पुश कर रहे थे तमाम तर क्राउड को कि आप थोड़ा सा चीयर करें, आवाज़ें निकालें, ऑस्ट्रेलियंस को अंडर प्रेशर लाएं। लेकिन लगता ही है कि ऑस्ट्रेलियंस ने भी अपने अंदर जो है ना हेडफोन वगैरह फिक्स किए हुए थे, बिल्कुल नहीं सुन रहे थे जवाब उनकी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ आपको पता है, जब हम कोई बात अपनी किसी चीज़ के बारे में कोई कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ इंडिया में ऐसा गलत हो रहा है विद इन रिलेशन टू द विकेट्स या बॉल की जो भी बात चल रही थी या टॉस की बात चल रही है। जब भाई हम कोई कंप्लेन अपनी रजिस्टर करते हैं ना तो हमारे जो इंडियन फैंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन फैंस। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आज और मैं बात को ना थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा, हालांकि ये बात की हुई रिकी पॉन्टिंग ने, बट I'd like to translate दिस इन उर्दू ताकि ये अक्रॉस द बॉर्डर्स दोनों तरफ के लोगों को समझ में आए सही तरीके से। जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद जब जैसी सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो रिकी पॉन्टिंग सेड एंड आई कोट कि ये विकेट जो थी इंडिया ने ये अपनी मर्जी का विकेट बनवाया और ये वही विकेट जो उन्होंने अपनी मर्जी का बनाया वही विकेट बनवाना उनके लिए बैकफायर कर गया। मतलब सीधा ये है कि आपने जो खड्डा दूसरे के लिए खोदा था उसी खड्डे में आप जाके खुद गिर गए। तो आप हमें तो बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं। आई बिलीव नाउ यू शुड एक्चुअली गो एंड लुक एट व्हाट रिकी पॉन्टिंग इज सेइंग। ये सिर्फ हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस टूर्नामेंट में गलत हुई हैं। मैंने पिछले मैचेस में भी आपसे जिक्र किया था। आई अंडरस्टैंड इंडिया बीइंग दी होम नेशन, मतलब होम कंट्री है, होस्ट कंट्री है, उससे हर जगह जाके मैचेस खेलने होते हैं। बट माय क्वेश्चन स्टूड के जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड था इंडिया का, जो विराट कोहली का बेसिकली होम ग्राउंड था आईपीएल के अंदर, व्हाई नॉट अ मैच इन देयर। वहाँ पे कोई मैच आपने टफ नहीं खेला, यू केप्ट द लास्ट मैच देयर, और वो आपका आखिरी मैच था मेनो के साथ, नेदरलैंड्स के साथ। और मैच किस मेंटालिटी से रखा गया था? आई बिलीव को मैच इस मेंटालिटी से रखा गया था कि अगर एंड पे कहीं हम रन रेट में थोड़ा फंसेंगे तो वील गो टू द स्मॉलर ग्राउंड एंड वील ट्राई टू हिट नेदरलैंड्स आउट ऑफ द पार्क, और वहाँ पे अब अपनी रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देयर इज़ नो रीज़न कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेल लिए, वहाँ पे न्यूजीलैंड 2 मैच खेल लिए, वहाँ पे पाकिस्तान ने 2 मैच खेले और बेइंतहा मार पड़ी है सबको, 400 रन बने हैं, लेकिन आप उस ग्राउंड में कोई मैच नहीं खेले। तो कुछ चीज़ें आप ऐसा करते हैं जो कि इन द एंड कम बैक टू बाइट यू। और जहाँ तक आपने क्राउड की बात की, जाहिर है टॉस भी, इवन फॉर दैट मैटर टॉस वाली बात भी है, टॉस वाली कॉन्स्पिरेसी अपनी जगह, इट स्टैंड्स राइट। अगर अब टॉस में कुछ नहीं भी हो रहा है तो व्हाई नॉट शो द टॉस ऑन द टेली, लेकिन क्यों नहीं दिखाते हैं? वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप सिकंदर बख्श साहब हमारे एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि रोहित जो है टॉस को दूर फेंकते हैं। आज फाइनल था तो देखिए इतनी बात का असर लेते हैं वो कि रोहित ने टॉस को करीब फेंका, वो जो उनका स्पॉन्सर था उसके ऊपर बिल्कुल टॉस जाके गिरा, और कमिंस भी देख सकते थे, रोहित भी देख सकते थे, और वहीं से जो है इंडिया टॉस हार गया। देखिए सैन, अगर कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों होने दे रहे हैं? वाई इज आईसीसी अलाउइंग दिस कि यार आप टॉस इतनी दूर फेंक रहे हैं, मैच रेफरी वहां जाके देख रहा है, ना किसी ने देखा ना दूसरा जब विलियमसन के आगे से रेफरी क्रॉस किया ना, तो आई बिलीव कि विलियमसन तो देख भी नहीं पाए होंगे कि वहां पे टॉस पे एक्चुअली हुआ क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कॉल की है रेफरी ने, बट द पॉइंट इज कि व्हाई नॉट डू इट इन फ्रंट ऑफ द कैप्टन्स एंड व्हाई नॉट डू इट इन द टेली, ताकि सारी दुनिया देख सके और कंट्रोवर्सी ना बने। तो दिस एक्चुअली वाज अ वर्ल्ड कप ऑफ सीरियस कंट्रोवर्सीज। लेकिन वही कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और वो इवेंचुअली ना उनको आखिरी मैच में आके बाइट बैक कर गया। पहले जाने से पहले आपसे एक सवाल और छोटा सा करना चाहता हूँ। आपने कहा फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, लेकिन मुझे इस वर्ल्ड कप में 1-2 चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। इंतजामात बहुत अच्छे थे, ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी थी, और सबसे बढ़ के जिस तरह इंडिया ने अपने ग्राउंड चमकाए ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना उससे सीखना चाहिए यार। आप मतलब किसी स्टेडियम को ले लें, धर्मशाला को ले लें, बेंगलुरु को ले लें, कोलकाता को ले लें, अहमदाबाद को ले लें, मुंबई को ले लें, वानखेड़े को ले लें, आप या फिर ये दिल्ली वाला ग्राउंड है, हर ग्राउंड का पुणे का ग्राउंड बहुत अच्छा है। पुणे का ग्राउंड तो बहुत ही अंग्रेज टाइप उन्होंने बनाया। तो आप ये देखिए कि वहाँ पे इतना ज़बरदस्त मजबूत स्ट्रक्चर है कि अभी उनके 35 वेन्यूज़ हैं, मेरे ख्याल 11 या 12 में मैचेस हुए हैं। देखिए मैंने पहले भी प्रोग्राम से आपसे ये डिस्कस किया हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि जब आईसीसी अपना फोरकास्ट करती है ना रेवेन्यू, तो वो अगले 4 सालों का रेवेन्यू उन्होंने 600 मिलियन का फोरकास्ट किया हुआ, $600 मिलियन का। उसमें से 40% उसका 600 का तो लगभग $240 मिलियन बनता है, दैट गोज टू इंडिया। तो जाहिर है जब वो पैसा वहाँ पे लगेगा, एंड देन इंडिया इन इट सेल्फ
इज़ अ वेरी वेरी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री। अगर आई बिलीव ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, उनकी थोड़ी सी अगर उनकी जो लोग हैं वो गरीब जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है दैट इज वेरी रिच। क्रिकेट इकोनॉमी उनकी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। 240 मिलियन डॉलर इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर 240 मिलियन डॉलर है। गवर्नमेंट भी स्ट्रांग है ना, और फिर 240 मिलियन डॉलर अगर इंडिया को 4 साल में आएगा तो यू अंडरस्टैंड, यू इमेजिन कि उनकी क्रिकेट कहां से कहां निकल जाएगी। अगर हम उसको एज पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो मेरे को एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन एट ऑल। लेकिन जहां पे क्रेडिट देना चाहिए वहां पे जरूर देंगे। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ग्राउंड्स उन्होंने बनाए आज भी, बल्कि जो अहमदाबाद का स्टेडियम था वो इनसाइड भी और आउटसाइड भी इट वाज अ साइट टू वॉच। व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्राउंड। तो मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू इंडिया फॉर ये नहीं अरेंजिंग कहते द कि आप इवेंट। 50 बना दें, हम ये कहते हैं कि आपके जो 4 ग्राउंड है ना जो वर्किंग है, 4 में से भी अभी तक तो 3 वर्किंग है, मुल्तान को हमने ऐड किया, एक पेशावर का ग्राउंड है, अब ये 5 ग्राउंड ठीक कर देना। नहीं बिल्कुल किए जा सकते हैं, यूर वेरी राइट। लेकिन मैं आपको बार बार यही बात कर रहा हूँ कि दोनों तरफ से आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टक है, आप पॉलिटिकली भी स्टक है और आप फिर थोड़ा पीसीबी के पास PCB से भी पैसा stuck है, पीसीबी के पास पैसा है, लेकिन वो प्लेयर्स लेके जाना चाहते हैं ना सर। ठीक हो गया। असल भाई आज के मैच में जिस तरह मैंने कल बात की थी, आपने इंडिया को सिलेक्ट किया था, तो मैंने कहा था कि शायद मुझे लगता है कि ये जो आपके इंडिया के 2 जो ओपनर्स हैं ये अगर फेल हो गए तो पूरी की पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप फेल हो जाएगी। और फिर जिस तरह जवाद ने बताया, रिकी पॉन्टिंग को कोट किया कि रिकी पॉन्टिंग के मुताबिक भी पिच उन्होंने अपने मतलब की बनाई थी, लेकिन अपने मतलब की पिच बना के भी वो आज मैच नहीं जीत सके बिकॉज उनकी जो बैटिंग थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नजर आई है। और जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ, विराट कोहली फेल हुए, तो उसके बाद केएल राहुल के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका। जिस तरह आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा, वो अटैक करते हैं शुरू में आके, उनके साथ विराट कोहली ऐसे बैटर थे जिन्होंने आज भी 50 करी 56 बॉल पे, और बॉल टू बॉल खेलते हैं वो। मगर ये जो 2 प्लेयर्स थे श्रेयस और शुभमन गिल, ये इनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता जितना मैच में आप लेके चलते हैं मैच को और इनिंग को डेवलप करते हैं लंबी इनिंग से। एक तो क्राउड बहुत ज्यादा था आज, और अहमदाबाद स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा क्राउड, तो वहाँ पर होम कंडीशन, होम क्राउड, और बड़ा मैच हो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में वो अंडर प्रेशर भी रहे। जो शॉट सिलेक्शन थी अगर देखें, पुल मारते हुए जा रहे हैं, हाफ हिट शुभमन गिल खेले और उसको जो है वो लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, वहां पर फ्लैट शॉट किया है, एडम जंपा ने कैच लिया मिड ऑन की तरफ। तो यही चीजें होती हैं कि बड़ा प्लेयर जब भी होता है वो अपनी नर्व से कंट्रोल रखता है और बॉल टू बॉल खेलता है अकॉर्डिंग। यही चीज थी कि टॉप ऑर्डर जो है वो फेल होता हुआ नजर आया बीच में, और जहां पर ये मेन टर्निंग पॉइंट था जहां पर मैच को लेके जाते थे। मेरे ख्याल में 25-30 रन और कम किए मजीद, अगर ये 350 भी करते तो शायद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो ये हो जाते रन। मगर अगेन जो अगर देखें 47 पे 3 आउट हुए थे, वहां पर बुमराह की मजीद अगर जिस तरह वो बॉल कर रहे थे विकेट लेते तो वहां पर प्रेशर आता। मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया के ट्रेवर हेड जो है उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, अगेन क्रेडिट जाता है उनको। इतने बड़े फाइनल मैच में प्रेशर वाला मैच होता है और जाके उन्होंने कट पुल ऐसे पॉजिटिव तरीके से क्रिकेट खेली है, तो वहां पर वन साइड मैच कर दिया। क्योंकि जब चेज में आप रन करते हैं ऐसे और कभी भी विकेट लूज करते हैं तो बॉलर आप पे हावी होते हैं, मगर उन्होंने किसी बॉलर को हावी नहीं दिया। लबशाह उनके साथ पार्टनरशिप में रहे, जब पार्टनरशिप लगाई दोनों के दरमियान पूरे 200 रन की पार्टनरशिप लगी, वहां से जो है डाउनफॉल शुरू हुआ इंडिया का। और जिस तरह से पिचेस की आपने बात करें कि सबसे बड़ी चीज थी कि वर्ल्ड कप ऐसा हुआ है कि इसमें इतनी कंट्रोवर्सियां देखने में आई हैं यहाँ पर, क्योंकि हिस्ट्री में मैथ्यू एंजल से अगर पूछा गया तो उन्होंने कहा 15 साल के करियर में मेरे ये जो टाइम आउट हुआ है मुझे, ये कभी क्रिकेट की बुक में भी नहीं था जो मुझे दिया गया। उसके बाद डीआर जो थे थ्रू आउट देखें ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी, वो अगेंस्ट डिफरेंट टीमों के जा रहे थे बहुत ज्यादा। उसके बाद इंडियन टीम के बैट पे अगर बॉल लगे तो वो वहां पर डीआरएस घुमा के लेग स्टंप पे मिसिंग लेग स्टंप निकल जाता था। हमारा एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉल था, वो बड़ा क्लोज था और वो भी आउट नहीं दिया गया। फिर पिचेस के मामले में आएंगे अगर तो 7 नंबर पे अगर मैच होना है तो 5 नंबर पे पिच पे मैच करवा दिया। तो कुछ कंट्रोवर्सियां ऐसी नजर आई और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का तो आपने जिक्र नहीं किया जो आपने क्रिएट की थी। वो मैंने क्रिएट नहीं कंट्रोवर्सी जब सूर्य आउट चलती हुई आ रही थी, मगर मसला यही है कि मैन्युफैक्चर बॉलर की आप देखें, हम बोल रहे थे कि स्टार्क बॉलर है वहां पर फास्टेस्ट बॉलर दुनिया के। उसके बाद दीगर और जो है ट्रेंट बोल्ट, टिम सूडी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे। तो हमें क्या वजह नजर आ रही थी कि थ्रू आउट शामी जो है 5 रन अपना आउट करें, सिराज जो है पिछले एशिया कप में देखते हुए आए तो वो बढ़ते हुए सामने आए। वाई नॉट ये दीगर बॉलर्स हैं, इनकी तो एक कमांड रही है क्रिकेट में, बड़े बड़े लेजेंडरी बॉलर्स गुजर चुके हैं, उनकी बॉलें भी जो है शोल्डरों से निकली हैं, आंखों से निकली हैं। मगर ये एकदम से बॉलर को क्या हुआ, हमने यही कहा कि मैन्युफैक्चर बॉलों की चेक की जाए कि कौन सी बॉलें वहां पर यूज होने जा रही हैं। अगर पिच के बाद में हमने बात करी कि पिच चेंज हो गई सामने, फिर टॉस के मामले में एक एग्जाम्पल आया दुनिया के सामने। तो ये हम अपनी एक्सपर्टीज से राय दे रहे थे, अपना एक्सपीरियंस जो कवरेज थ्रू आउट वर्ल्ड कप हो रही थी उसमें, मगर जो बगैर हमारे देखी चीजें हैं वो दुनिया के सामने भी आएंगे। जिस पिच पे मैच खेला जा रहा था वो पिच नहीं थी, और इसीलिए
पैट कमिंस ने फाइनल से पहले इस पिच को रीड भी किया और खुद अपना फोन लेके गए वहां पर जाके और पिक्चर्स भी ली कि वाकई यही पिच है जिसको अप्रूव दी जाएगी कल मैच में खेले जाएंगे। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सियां थ्रू आउट चलती रही। अगेन टॉप ऑर्डर था वो फेल हुआ इंडिया का, मगर ऑस्ट्रेलिया को दाद देनी पड़ेगी। 6 टाइम ये जो वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है ये सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन से जीता है और जो गेम था वो नजर आया है। टीम स्पिरिट जो होती है वो कैप्टन की तरफ से नजर आती है, जो कि क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को और इनके कैप्टन जो फास्टेस्ट बॉलर रह चुके हैं एज ए ऑलराउंडर भी हैं वो, उन्होंने थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में जो है आउटस्टैंडिंग बैटिंग पार्टनरशिप भी लगाई है और अपनी टीम को लिफ्ट भी किया है। तो यही एक कैप्टनसी होती है और इसी को कहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट में डे बाय डे कितना इंप्रूव करना है। अच्छा शाकिर, जो पॉइंट हसन भाई ने रेज किया दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट कि जब ऊपर से 3 विकेट्स गिर चुके थे तो कहते हैं ना कि जब हारते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी कैप्टनसी कहाँ पे फ्लॉज थे। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि रोहित शर्मा उसी पुराने स्क्रिप्ट के साथ जा रहे थे कि 10 के बाद मैंने एकदम कुलदीप को लगा देना है। अगर थोड़ा सा शायद सीमर्स को कंटिन्यू करवाते तो रिजल्ट माइट बी डिफरेंट। मेरा ख्याल है अगर ऑस्ट्रेलियन जैसी प्रोफेशनल टीम के सामने आपके बहुत सारे अगर प्लान हों भी तो वो फेल हो जाते हैं और टारगेट कोई बड़ा नहीं था। देखें 240 इज़ नॉट अ बिग टारगेट जिस टूर्नामेंट में 400 रन बन रहे हैं, वैसे ही टीमों के मोराल इस टारगेट को देखकर उनका वैसे ही मैं ये कहूँगा कि मुंह में पानी आ जाता है, यार अब तुम इसे कर जाएंगे। तो वो जो प्लान थे रोहित शर्मा की कैप्टनसी ओवरऑल टूर्नामेंट में ठीक है। अब आपके सामने वाला हार मानने के लिए तैयार ना हो ना, फिर आपके सारे प्लान जो है वो चौपट हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने आज वो दिखाया हो कि वो क्यों चैंपियन है। मैं बार बार ये कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल उसको पेन नहीं लिया, उसको ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं किया। वो अटैक किया लेकिन अटैक वो जो एक पागलपन वाला अटैक नहीं था। उन्होंने बॉलर्स को एडजस्ट होने नहीं दिया। जहाँ उनको लूज बॉल मिली, शामी की मैं तो कहूँगा जब भी उनको दोबारा लाएगा पहली बॉल पर दोनों बैटर्स ने उनको जो है वो बाउंड्रीज मारी, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, रिस्क नहीं लिया। लेकिन वो जो जिस तरह कोहली या जो है वो क्या राहुल लेट गए थे ना विकेट पे, वो उस तरह लेटे भी नहीं है। वो अपना जहाँ उनको कोई लूज बॉल मिल रही थी, जहाँ की विंडो निकल रही थी, वहाँ पर उन्होंने बाउंड्रीज निकाली और एक प्लान के साथ बिल्कुल गेम प्लान उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। देखें 2 प्लान करते हैं, जिसका प्लान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा वायबल होता है और ज़्यादा उस पर वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाता है, वो जीता है और ये क्रेडिट उनको बनता है। आपने वेन्यूज़ की बात की, मैं उस पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ठीक है हम रवायती हरीफ हैं, हम भारत की हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं, लेकिन जहाँ तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ तारीफ़ का बनता है वो बनना चाहिए। इतने खूबसूरत वेन्यूज़ और वेन्यूज़ भी ऐसे कि मतलब ये टूर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट था। कंट्रोवर्सीज अपनी जगह, लेकिन ब्रॉडकास्ट के हवाले से, वेन्यूज़ के हवाले से, एक क्राउड की प्रेजेंस, ये नहीं है कि इंडिया का मैच है तो लोग आएंगे। बाकी मैचेस में हमने नॉर्मली बाकी मैचेस में अच्छा क्राउड है ना, मतलब दोनों टीम्स को 60-70-80% लोग जो है वो जरूर स्टेडियम में होते थे बाकी मैचेस में। और वन ऑफ द माय फेवरेट अगर पूरे देखो तो मुझे धर्मशाला का स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। उन्होंने इतने फार फ्लंग एरिया में इतना अच्छा स्टेडियम बनाया। तो ये तमाम उनको वो जो अगर क्रिकेट की दुनिया में राज कर रहे हैं और आईसीसी को वो लीड कर रहे हैं तो फॉर द रीजन कर रहे हैं, बनवा दें अपने इलाके में, तो फॉर द रीजन कर रहे नहीं। हमारे पास तो अहमदाबाद का ग्राउंड है इतना अच्छा, वो हमें इस्लामाबाद में ग्राउंड नहीं बना, हमने पिंडी में ग्राउंड एक क्राउडेड एरिया में बना हुआ है। इस्लामाबाद हम 2012-13 से प्लान हुआ हुआ जगह लोकेट है, वो नहीं बना सकी। आपने अहमदाबाद की बात की, पाकिस्तान के जो 4 वेन्यूज़ हैं, कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, इन चारों का अगर क्राउड कैपेसिटी मिलाएं तो अहमदाबाद की एक स्टेडियम की इनसे ज़्यादा है। तो ये इस पोजीशन में देखें जो उनकी अच्छी बातें हैं, जो उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट कराया उस पर मुबारकबाद बनती है। वो जीत जाते तो ज़्यादा खुश होते। आज में जब मैच हो रहा था मेरे दोस्त पूछे थे आप किसको सपोर्ट करें, मैंने कहा यार मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि कम से कम 1.5 लाख लोग खुश होंगे जो स्टेडियम में बैठे हैं, जितने भी 1.5 अरब बाहर बैठे वो खुश होंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले जीते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट नॉट नंबर 1 गेम। मैं आपको बताऊँ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऐसे ही रोड्स पे घूमते हुए कोई शिनाख्त भी नहीं करता। मुझे रिसेंटली जब मैं ऑस्ट्रेलिया था, मुझे एक दोस्त ने बताया वो वहाँ कैब करते, उन्होंने कहा मैंने मेरे कैब बुक की तो पैट के नाम से आई मेरे पास राइड, तो मैंने पिक कर लिया, बस ठीक है। वो एक लड़का खड़ा था एक क्लब के बाहर, पिक किया, बैठा। मैंने बार बार शीशे में देखा इसकी शक्ल देखी हुई है। ये पोजीशन है पैट कमिंस की जो वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, उसने उसका वाकया सुनाया तो मैंने उसको देखा, उसे कहा यार आप पैट कमिंस है, कहता है हाँ। फिर उसके बाद मैंने जब उसको ड्रॉप किया उसके बाद उसका सेल्फी, ये पोजीशन है। तो अगर इंडिया जीत जाती तो इंडिया ने प्रूव किया कि दे आर क्रिकेट लविंग, लेकिन वो वन स्पोर्ट्स नेशन नहीं है ना, वहाँ पे कितनी ज्यादा। लेकिन यह है कि मैं इसलिए कह रहा था कि अगर इंडिया इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करके जीत भी जाता तो वहाँ कम से कम 1.5 अरब लोग को खुशी मिलती आज। और एक अच्छा देखे ना, एक और इस टूर्नामेंट में एक और बात में समझ आई है जो एक प्रूव करती है बात कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टोटलिटी। सबसे ज़्यादा रन बनाए इंडियन ने, सबसे ज़्यादा विकेट्स ली इंडियन ने, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए इंडियन ने।
शायद ऑस्ट्रेलियन टॉप 2 टॉप 3 में भी उस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन हमने देखा कि वार्नर ने परफॉर्म किया, जहां वार्नर नहीं कर रहा वहां मैक्सवेल आ जाएगा, जहां मैक्सवेल नहीं कर रहा हेड आ गया, जहां मतलब क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टोटलिटी, आपको एज अ यूनिट परफॉर्म करना है तो आप जीतेंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आखिर में कहीं आके आप इसके बाद आके बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी बात करेंगे। आपको बताता चलूं कि एक तरफ 1.5 अरब इंडियन थे और एक तरफ 30 करोड़ ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी थे, 6 करोड़ वो हो गए, 24 करोड़ ये हो गए, तो वो फिर ऐसा ही होना था। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक टू शो। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे चैंपियंस के हवाले से, जो कि छठी बार चैंपियंस बने हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ऑस्ट्रेलिया की टीम डिजर्व भी करती थी जिस तरह वो गेम प्लान के साथ आए। मैं आपको बताऊं कि जब आप गौर से उस मैच को देखिए तो उन्होंने इंडिया के हर बल्लेबाज को ट्रैप किया है। पहले शुभमन गिल के लिए अलग ट्रैप था, फिर रोहित शर्मा के लिए अलग ट्रैप था, कोहली के लिए अलग ट्रैप था, और जो ही उन्होंने चेंज की, बॉलिंग चेंजेस उनकी वर्क करते हुए नजर आई। और मेरा ख्याल है जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया है वो प्रॉपर वर्क करके आया था, और हमें कोई इतना ज़्यादा वर्क फील्ड में इंडिया की जानिब से नज़र नहीं आया। जवाद, आज ऑस्ट्रेलिया की एक तो फील्डिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है 40-50 रन उन्होंने फील्डिंग में बचाए, अगर आप एग्री करते हैं वो भी बता दीजिएगा। और दूसरा, वो प्रॉपर गेम प्लान के साथ आए थे, पूरा उनके पास गेम प्लान था, हर खिलाड़ी के प्लस से नेगेटिव उन्होंने काउंट किए हुए थे और उसी के मुताबिक वो चले। आप बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। मैंने शो के जब इंट्रो में भी मैंने यही बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2-3 मैचेस के बाद जो अपना फील्डिंग स्टैंडर्ड अप किया है ना, दैट हैज़ एक्चुअली मेड अ मैसिव डिफरेंस इन हाउ दे परफॉर्म्ड। उसके बाद उन मैचेस के बाद जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, नॉट ओनली टुडे बट इन द सेमीफाइनल एज वेल, ऑस्ट्रेलिया वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जो 2 कैरेक्टर्स जो थे वो जो बहुत अमेजिंग थे, वन वॉज डेविड वार्नर एंड द अदर वॉज मानस लबुशेन। एंड टुडे अगैन मानस वॉज वेरी गुड, वार्नर वॉज वेरी गुड, बट ट्रेविस हैड एडेड वॉज अनदर वन जो कि बहुत अच्छा था। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस जरूर डालती है, और स्पेशली इस तरह का जब बड़ा मैच होता है, फाइनल इवेंट चल रहा है, फाइनल में अगर कोई प्लेयर बैट्समैन बहुत अच्छा शॉट मार रहा है और जो कि वर्दी होता है कि एक बाउंड्री उस पर मिले और उसको फील्डर लपक के बॉल पकड़ ले, और वो तो बैट्समैन को भी ना कभी कभी मोरल बैट्समैन का भी थोड़ा डाउन होता है कि यार मैंने इतना अच्छा शॉट खेला है तो आई कुड नॉट गेट पास। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। उसके बाद उनकी बॉलिंग को एब्सोल्युटली राइट, हर बंदा उन्होंने प्लान आउट किया हुआ था, उनको ये बात पता थी कि जब स्टार्क क्रॉस कराएगा बॉल और वो क्रॉस कराएगा तो 2-3 बॉलों के बाद ना शुभमन गिल की एक थोड़ी सी कमजोरी है कि जो बॉल पढ़ के थोड़ा सा राइजिंग हो रहा होता है ना, राइजिंग पे वो पुल को जो है ना वो अटेम्प्ट होता है कि मैं पुल करूंगा। अब वो जो बॉल 3 बॉलें उसने पहले अंदर की हैं, लाइक पिच मैप के थोड़ा सा टूवर्ड्स द लेग स्टम्प, और जो चौथा बॉल जिस पे आउट किया है वो उसी लेंथ पे थोड़ा सा बाहर करके किया है जो बॉल ऑलरेडी बाहर जा रहा था, एंड शुभमन डिसाइडेड टू प्ले अ पुल शॉट और उस पर आउट हुए। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उन्होंने हर बंदे के लिए एक प्लान वर्कआउट जरूर किया हुआ था। लेकिन इसमें एक और चीज़ें, मैं 2 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। ट्रेविस हेड टूर्नामेंट के स्टार्ट में इंजर्ड थे। ऑस्ट्रेलिया जो बोर्ड था, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने बार बार कमेंट्स को कहा कि यार हमारे पास रिप्लेसमेंट में बंदा है, वाई डोंट यू सेंड हिम होम और मैं उस बंदे को रिप्लेस करा लेते हैं। लेकिन क्रेडिट टू कमेंट्स के उसने स्टिक किया, उसने कहा नहीं मुझे ट्रेविस हेड ही चाहिए, आई डोंट केयर वो 3-4-5 सेंचुरी के बाद ऐसे एग्जैक्टली देखिए, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू गिव योर कैप्टन, एंड जो कैप्टन आपको दे सकता है। बार बार उन्होंने, और इवन सम ऑफ देयर लेजेंड्स जो उनकी गेम के, रिकी पॉन्टिंग कॉल्ड इट, शेन वॉटसन कॉल्ड इट, यार भाई अगर नहीं वो फिट है तो उसको निकालो, कोई और बंदा अंदर ले आओ। तो ही स्टक विद हिम, सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच, फाइनल का मैन ऑफ द मैच। दिस इज हाउ द ट्रेविस हैज रीपेड हिज कैप्टन। दूसरा बंदा मानस लबुशेन, शेन वॉटसन अगैन, रिकी पॉन्टिंग अगैन, ये दोनों जो है ना इस बात पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे कि यार मानस लबुशेन और स्टीवन स्मिथ, ये दोनों बंदे एक ही टीम में नहीं खेलने चाहिए। एट 4 और 5 और 3 और 4 सॉरी नहीं 4 और 5 आफ्टर मार्च आते हैं, 4 और 5 ये दोनों एक ही टीम में नहीं खेलने चाहिए। लेकिन पैट कमिंस जो है ना स्टिल स्टक विद हिम। आज के मैच में भी इवन जब मानस के एंड पे इंटरव्यू किया था, मानस ने यही बात की कि कल रात को जब हमारे कोच ने जाके पिच देखी तो मुझे तब भी डर लग रहा था क्योंकि पिच लग रहा था थोड़ा स्लो है, और आई वॉज नॉट श्योर टिल येस्टरडे रात 10 बजे तक कि मैं खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ। लेकिन अगैन द कोच स्टक विद हिम, द कैप्टन स्टक विद हिम, और उन्होंने रीपे किया। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट ज़रूर देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देता हूँ उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जब भी कोई क्वालिफायर मैच आता है, कोई नॉकआउट मैच आता है, तो एक बीस्ट मोड में वो एंटर हो जाते हैं, और वो बीस्ट मोड पे कोई इसको रोक नहीं पाता। ठीक हो गया, कोई इसको रोक नहीं पाता। हसन भी आपकी तरफ आऊँगा, अगर बैटिंग की बात की जाए तो वो तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन एक पॉइंट की तरफ थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा कि अगर इंडिया की बात की जाए तो
टॉप 5 में 2-3 बल्लेबाज उनके थे, ऑस्ट्रेलिया का कोई नहीं था। बॉलिंग में शायद जेम्पा जो है वो तीसरे चौथी पोजीशन पे थे, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आती रही। किसी मैच में वार्नर की जानिब से आती रही, किसी मैच में कमिंस की जानिब से या मैक्सवेल की जानिब से आती रही, और फाइनली हमने देखा कि आखिरी मैच में ट्रेविस हेड की जानिब से आई। तो देखिए, गेम 11 लोगों ने खेलनी है और उसमें कोई ना कोई हमेशा से आउटस्टैंडिंग हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी मुझे किसी हद तक कामयाब नजर आई है इस वर्ल्ड कप में। यहाँ प्लेयर्स को जो है ना, कप्तान को खिलाने में जो है प्लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर उसको 2 मैचेस खिलाते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज पता लग जाती है कि किस तरह की है। और वही 2 मैच हारे थे ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बाद वो अपना 2 मैच के बाद जिस तरह से टीमों से जीतना शुरू हुए, अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाते गए। उसके बाद फिर बॉलिंग में भी स्ट्रेंथ अपनी रखी उन्होंने। हेजलवुड जैसे बॉलर स्टार्क को रेस्ट करवा के स्टोनर्स को भी खिलाया आपने, ग्रीन को भी खिलाया आपने। अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो आप देखेंगे कितनी है। हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि कौन सी टीमों के पास कौन से प्लेयर्स हैं, और यही चीज है कि उन्होंने कैप्टन ने पैट कमिंस ने अपने प्लेयर को यूटिलाइज किया टिल एंड तक, क्योंकि ये वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का गेम है और बहुत लॉन्गर रहा है ये। अगर देखें तो उस प्लेयर में इंजरीज भी बहुत ज्यादा हुई है इस वर्ल्ड कप में। बड़ी बड़ी टीमों के जो फास्टेस्ट बॉलर थे वो भी इंजर्ड नजर आए हमें। न्यूजीलैंड में देखिए 4 से 3 इंजर्ड हो गए थे प्लेयर्स, दीगर टीमों में भी रहे। शकीब अल हसन कैप्टन बने, उसके बाद वो भी ड्रॉप हुए बाहर। काफी टीमों में चेंजेस होती गई, मगर 9 मैचेस जो है कंसेक्यूटिव खेलना वर्ल्ड कप में, तो वो एक ही प्लेयर नहीं खेलता, और उसके बाद जब भी खेलते हैं तो उनको चांस दिया जाता है। वहां से पैट कमिंस ने कोशिश करी कि अपना टीम का कॉम्बिनेशन हम बरकरार रखें, और यही हुआ कि जो ट्रेवर को जो है चांस दिया हेड को, और फाइनल मैच में मेरे ख्याल में 30 प्लेयर देखे हो गए। इससे पहले गिल क्रिस थे फाइनल में, सेंचुरी करने वाले पॉन्टिंग थे, और फिर ये हैं। तो यही कॉन्फिडेंस होता है। और मेंटल स्ट्रेंथ तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैसी होती है, शुरू से नो डाउट कि टीम लड़खड़ाती है, मगर यही बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में भी या श्रीलंकन टीम में भी कि वो उनका टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। और मदर शंको जैसे बॉलर थे, उन्होंने भी टॉप बॉलिंग करी, लेफ्ट आर्म बॉलर थे, बड़े बड़े बॉलर्स में, मगर कैप्टन का बड़ा रोल होता है प्लेयर से परफॉर्मेंस करवाना और इंडिविजुअल खुद भी परफॉर्मेंस देना। अगर कैप्टनसी की बात आए तो देखें आप, वो 200 रन की जब मैक्स करने, तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली पूरे मैच में। बैट्समैन में लग ही नहीं रहा था कि वो एज ए बॉलर है, वो एज ए बैट्समैन भी साबित कर रहे हैं अपने आप को। तो कैप्टन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वही कैप्टनसी थी कि आज इतनी बड़ी टीम जो कि थ्रू आउट अनबीटन टीम वर्ल्ड कप की, उसको आपने हराया, बड़ी इजीली हराया, क्योंकि पिच में स्लो नजर आ रहा था, हमें इतना पेस नहीं था। जिस तरह से वेरिएशन से बॉलिंग करवाई, और ऑस्ट्रेलियन ये है कि अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं पिच को रीड करके कि हमने स्मूथ करनी है, फास्ट करनी है। आज जो भी बॉलर थी, जितने भी देखें आप, कि उन्होंने जो है वेरिएशन से बॉलिंग करना शुरू करी है। पैट कमिंस ने स्पेशली लेंथ बॉलिंग करी है। विराट कोहली पे जो है ऑन साइड पे 2 दफा फुल मारते आउट हुए, वहां पर 3 फील्डर लिए थे, स्क्वायर लेग पे शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, और मिड ऑन की तरफ वहां पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे उनको। तो ये बड़ी टैक्टिक्स होती हैं ऑस्ट्रेलियंस की कि वो गिव अप नहीं करते, चाहे फील्डिंग हो या बॉलिंग हो और बैटिंग हो। ठीक, शाकिर, अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तो बात कर ली जवाद ने भी और हसन भाई ने भी, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह कहते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते। टूर्नामेंट आपने जीतना है तो फिर आपको टोटलिटी के साथ पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है। आप इनकी बैटिंग देख लें, आप इनकी बॉलिंग देख लें, स्टार्क, कमिंग, हेजलवुड, जेम्पा, जब जब मौका मिला सबने परफॉर्म किया। एग्जैक्टली, जब लेकिन बैटर्स की बात किया ना, करें, उस तरह कंसिस्टेंटली नहीं किया जिस तरह विराट ने किया, रोहित ने किया, शुभमन ने किया। मैं ये कह रहा हूं कि वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है ना, कंसिस्टेंट। यहाँ टीम परफॉर्म कर रही है, जहां पर टीम परफॉर्म करती है। आप एक जिस दिन आपकी टीम में सिर्फ स्टार परफॉर्मर है, जिस दिन वो रह गए, चौक हो गए, आप रह जाएंगे। यहाँ पर अगर टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर सका तो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर रहा तो नीचे आके मैक्सवेल ने पूरा मैच संभाल लिया। ये चीजें होती हैं। आज मैं समझता हूँ कि जब इंडिया चेस करने जा रहा, सॉरी जब बैटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा शायद इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार इंडिया को हार्दिक पांड्या की जरूरत आज पेश आई। तो उस वक्त जब 5 आउट हो गए, अगर हार्दिक पांड्या मौजूद होते तो उन्होंने हमेशा इस तरह के मौके पे इंडियन टीम को रेस्क्यू किया है। ये वो चीजें हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया को ये क्रेडिट देना चाहते हैं इस विक्ट्री पे हम, कि वो एक प्रॉपर टीम थी, वो प्रोफेशनल्स की टीम थी, वो इंडिविजुअल टीम नहीं थी, और उन्होंने एज अ टीम अप होकर एक दूसरे को सपोर्ट किया और खेला। शाकिर, वर्ल्ड कप कैसा लगा आपको? और आप ऑन एंड ऑफ, मेरे ख्याल आप तीनों चेहरे, हसन भाई तो यहाँ पे रेगुलर ही रहे, लेकिन 25-30 दिन आपने भी लगाए। हमारी ट्रांसमिशन कैसी रही? वर्ल्ड कप ओवरऑल कैसा रहा ये? मेरा ख्याल है जिस लिमिटेड बजट और जिस लिमिटेड आप कहते हैं कैपेसिटीज़ में आपने ये ट्रांसमिशन की, अगर आप इसको किसी भी
और चैनल की ट्रांसमिशन से पाकिस्तान में कंपेयर करें तो कहीं भी कम नहीं थी। और फिर तो जो एक आपकी स्क्रीन की व्यूवरशिप होती है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर आपकी इन स्क्रीन क्लिप्स की व्यूवरशिप रही वो शायद अगर किसी और से कंपेयर करें तो दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। एक छोटी टीम के साथ इतना अच्छा और मैसिव कामयाब कैंपेन आपकी वर्ल्ड कप की रही, वो ज़बरदस्त रही। हमने देखा कि बड़े बड़े चैनल्स 20-20, 25-25 और 50-50 लोगों की टीमों के साथ वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन करते थे, बड़े बड़े नामों के साथ करते थे। वो तमाम लोग बड़े बड़े सुपरस्टार जो माजी में जब खुद परफॉर्म करते थे तो उनकी हालत थी, आज वो पाकिस्तान टीम। एक यार पॉइंट याद आ गया, मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि हमने नहीं देखा कि रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वाह या दीगर जो लोग वर्ल्ड कप जीते ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो किसी ऑस्ट्रेलियन चैनल पर बैठ के अपनी टीम के कीड़े निकाल रहे हैं, उनको जो है वो बुरा भला कह रहे हो। पाकिस्तानी टीम के जो सुपरस्टार है, मैं उनसे ये कहूँगा कि ये काम आप छोड़ दें। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी रिकी पॉन्टिंग ने फ़ोन करके ज़रूर कैप्टन को मशवरे दिए होंगे, लेकिन किसी स्क्रीन पर बैठकर उनको जो है वो बुरा भला नहीं कहा। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ थी कि इंडियन जो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड हैं वो किस तरह अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपनी क्रिकेट सपोर्ट करते हैं। आप हेड्स ऑफ टू यू योर ट्रांसमिशन, जिस तरह आपने कंडक्ट किया। हसन भाई ने तो इस बार कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो जो वो मूंग उन्होंने इंडियन सीनों पर दिली है ना, वो बड़ी कमाल की थी। और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द सक्सेसफुल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन इस वक्त जो पाकिस्तान में, उनमें से आपकी एक थी। और हम शायकी जो हमारे नाज़रीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हमारी तेज़ियों को, हम ज़्यादातर तो हम जो है ना वो मौसमी तेज़ियाकार हैं क्रिकेट के, आप तो रेगुलर होते हैं, और उन्होंने हमें पसंद किया, उन्होंने पजराई दी। और हमारे जो बहुत सारी हमारी वैसे जो क्या कहते हैं गस्ट थे या जो हमारी पेशन गोइयाँ थी वो दुरुस्त भी साबित हुई। और मिलियन में सर हमारी व्यूअरशिप आई है सोशल मीडिया पे। फैंटास्टिक ट्रांसमिशन जी। जवाद, अप टू यू, व्हाट्स अबाउट द वर्ल्ड कप एंड स्पेशली द ट्रांसमिशन, जीत की सोच? as far as the transmission is concerned, मैंने तो बहुत ज़्यादा enjoy किया and I've had a very very good time, especially with you and हसन भाई, शाकिर भाई के साथ। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप का ये मेरा पहला सेट डाउन है, तो क्योंकि जिस दिन आपको बुलाते थे इनको नहीं बुलाते थे। Exactly, तो आज बहुत मज़ा आया honestly, and I've had a very good transmission as well। and शाकिर भाई मेरे ख्याल में कवर कर दिया हर चीज़। You've done very very well with your transmission, मेरे ख्याल में, with the limited resources that you have। और एज़ फार एज़ द वर्ल्ड कप इज़ कंसर्न, विद ऑल ऑनेस्टी, शायद मुझे ये ओपिनियन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होगा, बट मेरे ख्याल में मुझे, नॉट बिकॉज पाकिस्तान वर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, लेकिन मुझे ऑनेस्टली वर्ल्ड कप का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ये उस तरह के इवेंट हुआ ही नहीं है जी। मुझे दिस वर्ल्ड कप एक्चुअली रिमाइंडेड मी ऑफ द 2003 वर्ल्ड कप, जो 2003 में जिस तरह का थोड़ा सा, ये उससे थोड़ा बेहतर था, लेकिन जिस तरह का 2003 का बोरिंग वर्ल्ड कप था ना, मुझे कुछ इसकी ना इस वर्ल्ड कप ने वही वाली फीलिंग दी है। ग्राउंड्स बहुत अच्छे थे, एग्जैक्टली, कोई किसी क्रिकेट कंपेटिटिव देखने को मिली ही बहुत कम है, और वो भी ओवरसीज कंट्रीज की तरफ से थोड़ी बहुत देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए थोड़ा सा डल वर्ल्ड कप जरूर था, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड कप, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। असद भाई, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। बड़ी शानदार हमारी ये कैंपेन रही जीत की सोच की इस वर्ल्ड कप के दौरान। आप पिछले 5-10 साल से तमाम तर टीवी चैनल्स में गए, इस ट्रांसमिशन के हवाले से क्या कहेंगे? और आज आपका और हमारा ये सफर खत्म हो रहा है, तो आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे? थैंक यू वेरी मच। बहुत एपीएन न्यूज़ ट्रांसमिशन, जीत की सोच, जो कि जीत की सोच आज इंडिया की नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया की हो गई है। हमें खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि होम कंडीशन में सारी चीज़ें उनके जो है वो फेवर में जा रही थी। मगर जो ट्रांसमिशन रही थ्रू आउट, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम प्रोडक्शन टीम, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा साथ भी दिया। हम कंटिन्यू करते रहे प्रोग्राम, और यही चीज़ होती है कि अवेयरनेस जो है वो चैनल्स अपने किस तरह से लोगों को लम्हा क्रिकेट पे फोकस करते रहे और खबरें देते रहे। तो हमारी खबरें भी यही थी। लेटेस्ट थ्रो वर्ल्ड कप चल रहा था कि बॉल पे क्या रिएक्शन हो रहा है, बैट पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ग्राउंड कितनी बाउंड्री का छोटा है, पिच की तब्दीली क्या हो रही है। तो ये सारी कंट्रोवर्सियां जो है वो लोगों तक जो है पहुंचानी भी होती हैं, उनको आगाह भी करना होता है। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्राम रहा हमारा, स्पेशली आप जैसे जो है टैलेंटेड एंकर भी रहे साथ, कुछ हमें भी सीखने का मौका मिला। क्रिकेट में तो इंसान सीखता रहता है, और मगर जब एज ए एक्सपर्ट बैठता है तो चीजें डिस्कस करता रहता है, और बहुत सारी चीजें नजर आम पे आती हैं। ओवरऑल देखिए ना, ट्रांसमिशन बहुत अच्छी रही थ्रू आउट वर्ल्ड कप का। कंपटीशन बड़ा जबरदस्त था, नो डाउट के पाकिस्तान को हम मिस करते थे, मगर एक टीम को थ्रू आउट वर्ल्ड कप में हमने वेस्ट इंडीज को मिस किया। अगर वो इस में होती इवेंट में तो मजीद और मजा आता। ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रोडक्शन टीम जितनी भी थी, हमारे लोग, उन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया हमें, और ऐसे लोगों को जो है अपडेट करते रहेंगे क्रिकेट के हवाले से इंशाल्लाह। हसन भाई, आपने हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 1.5 महीना आपके साथ हमारा साथ रहा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि न्यू फ्यूचर में भी आपके साथ हमारा साथ रहेगा। हसन भाई, आपका शुक्रिया। शाकिर भाई, थैंक यू वेरी मच। वंस के बाद इस दफ़ा भी आपने हमारा साथ दिया,
जवाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। और इसके बाद विनर का अनाउंस कर रहे हैं, जो फाइनल के विनर हैं वो फरहान शाह साहब हैं, ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी से, जिन्होंने फोरकास्ट की जानिब से गिफ्ट नंबर जीता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र करना लाजमी है, स्पेशली ABN न्यूज़ की जो मैनेजमेंट है, CEO, चेयरमैन, जितने भी लोग हैं, फिर टेक्निकल हेड असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब, हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, फिर हमारी प्रोडक्शन टीम है, शफकत सबा साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका शुक्रिया, जुन्नरैन का शुक्रिया, फिर अली रज़ा बहुत हमारे साथ रहे, हसन शाह हमारे साथ रहे, हसन दानियाल, शायद सबका नाम ले चुका हूँ, कैसर अब्बासी हमारे कैमरामैन रहे, नासिर साहब रहे, तिरमिजी साहब रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो स्टार्ट पे भी हमारे साथ रहे, एंड तक हमारे साथ रहे। आप तमाम तर लोगों का शुक्रिया। और सबसे आखिर में आप लोगों का शुक्रिया जो आप हमें देखते रहे और गाय बगाए आप हमें बताते भी रहे। फिर हमारी डिजिटल पे बहुत अच्छी व्यूअरशिप रही, आप तमाम लोग हमें डिजिटल भी सपोर्ट करते रहे। डिजिटल हेड जनाब फाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का, कासिम का और तकी का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी भी आपकी टीम थी। फिर डायरेक्टर न्यूज़ आपका भी शुक्रिया, ऑडियो वाले अभी कह रहे हैं कि हमारा भी बोल दें, तो फैज़ान सत्ती साहब का आपका भी शुक्रिया, हसीब आज नहीं है उनका भी शुक्रिया, जो भी कोई बंदा रह गया उन सबका शुक्रिया, ख़वातीन हज़रात। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे किसी नई ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी, लेकिन रेगुलर प्रोग्राम में आपसे वेडनेसडे को फिर मुलाकात होगी 5:05 पर। देखना मत भूलिएगा आपका अपना प्रोग्राम स्पोर्ट्स बस। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।